बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेट्रो वन पॉडकास्ट विद फैसल हमीद। आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि मेरी लाइफ की अभी तक जो मैंने जितना भी काम किया है उसमें वन ऑफ द बेस्ट इंशाल्लाह ताला होने वाली है। क्योंकि आज के जो हमारे पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं, मैं क्योंकि मेरी समझें कि इंस्पिरेशन भी है और समझें कि ये एक मेंटोर भी है। बहुत इनका जो है वो बेहतरीन नाम है, बेहतरीन काम है और ये समझें कि हमारे जो है वो फ़ख्र है, हमारी शान है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के सीईओ डॉक्टर फरहान ईसा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सर, खैरियत से? ठीक ठाक है। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया फैसल, और आपका प्रोग्राम मैं हमेशा से देखता हूँ। आपकी पॉडकास्ट जो है वो बड़ी वेव्स बनाती हैं और अब आई थिंक मेट्रो का जो ये इनिशिएटिव है न्यूज़ का, जो कराची को इतना कवर करता था, आपके आने से और ज़्यादा प्रोमिनेंट और वाइब्रेंट हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि ये पॉडकास्ट जो है आपको पता है कि सिर्फ एक यूट्यूब तक ही अपने महदूद था, लेकिन जो है ये अब निकल के जो है वो सैटेलाइट चैनल्स के ऊपर भी आ रहे हैं। क्योंकि अब पॉडकास्ट जो है ना वो एक ऐसी चीज़ बन गई है कि आप समझें कि एक ड्राइंग रूम टॉक होता है ना, वो आप आराम से कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे मौजू भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। और हम जैसे लोग जो कि आप जैसे लोग के जिनका ताल्लुक़ आवाम से रहता है, सियासत से थोड़ा कम रहता है, तो उनके लिए पॉडकास्ट बेहतरीन है। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक कि सियासत से या आवाम से या मुल्क से ये ताल्लुक़ सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और इंस्टीट्यूशंस के साथ भी सब जुड़े हुए हैं ना। हम लोग कोई अकेले साइलोज़ में नहीं रह सकते। और मैं आपको इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि जब आप दिल रखते हो और आप दर्द रखते हो, चाहे वो शहर के लिए हो या अपनी कम्युनिटी के लिए हो या अपने मुल्क के लिए हो, तो आप लोगों के साथ इंगेज करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। और ऐसे प्रोग्राम्स भी होने चाहिए जो आगाही क्रिएट कर सकें, लोगों के दिलों की दूरियां दूर करके करीब भी ला सकें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर सकें, टॉलरेंस बढ़ा सकें, और जो है वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, चाहे वो सोशल कॉजेज़ के बारे में हो, चाहे वो हेल्थ के बारे में हो, चाहे वो इश्यूज़ के बारे में हो, और साथ साथ फिर उनके हल भी हो सकें और कैसे हम सब मिल के हल कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी यही समझता हूँ पर्सनली, जिसकी वजह से मैंने इंटरेस्ट लिया आपके पॉडकास्ट के अंदर, कि पहले अगर बातें हों, फिर उसके ऊपर कोई पॉइंट्स हों अमल दरामद के, और सब मिल जाएं। और फिर इस चैनल की रीच बहुत ज़्यादा है। जब अगर उनको पता चलेगा कि आप कोई इंडेवर कर रहे हैं या मैं कोई इंडेवर कर रहा हूँ या हम मिलके कोई काम कर रहे हैं और लोगों को पसंद आएगा, तो वो हमें जुड़ेंगे और कारवान बनता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। सही बात है। और मेट्रो वन न्यूज़ की जो है वो ख़ास बात यही है कि मेरी भी समझें कि स्टार्टिंग यहीं से हुई है एज ए मेहमान, और आज मैं जो हूँ वो एज ए पॉडकास्ट होस्ट भी बैठा हुआ हूँ। और जहाँ तक बात कही आपने, पॉजिटिविटी जो है बिल्कुल ज़रूरी है और अपने मिल के काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने यही चीज़ देखी, मैं तो दुनिया भर में घूम रहा था, समझें कि 10-15 साल पहले यहाँ पे आया और अपने काम और चीज़ों में लगा रहा। लेकिन मैं कोविड के हवाले से अल्लाह पाक ने मौका दिया। मुझे आपका भी पता है क्योंकि आप मेरे एरिया के, हम तो आपको बादशाह ही कहते हैं कि आपका जो है वो अपने लैब डायग्नोस्टिक सेंटर समझे कि पूरे सेंट्रल को कवर करता है, और आप जो है इस चीज़ के आप समझे कि मौजूद भी हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा आपको जो है वो समझे कि एडमायर भी करता हूँ। क्योंकि आपने जो ना वो जो गैप होता है ना, जो एक डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान का जो एक गैप है, वो आपने फिल किया। अच्छा, अब हम जो है बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं इस चीज़ से कि ये बताएं कि डॉक्टर हैं आप, फिर प्रोफेसर भी हैं, सर्जन भी हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह कमांडर भी हैं। तो ये जो पूरी आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, ये ज़रा बताएं। क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम का मकसद है ना वो यही है कि लोगों में पॉजिटिविटी जाए और लोग सीखें हमारे उन मेहमानों से, और नेगेटिविटी दूर करें और मुल्क और कौम के लिए काम करें।
तो ये ज़रा थोड़ा अपना सफ़र के बारे में बताएं। ट्रैवल किया हुआ है, मैंने भी इंटरनेशनल ट्रैवल किया हुआ है और ज़ाहिर है मैं 50+ हो गया हूँ। तो मेरे बहुत ज़्यादा, जैसे एक मुहावरा इंग्लिश का, लॉट ऑफ वाटर हैज़ पास्ड अंडर द ब्रिज, काफ़ी पानी गुजर गया, काफ़ी नॉलेज एक्सपीरियंसेस हो सके। तो मैं एक तो सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ सबसे पहले कि अगर आपने इज़्ज़त कमानी है और हक हलाल की रोज़ी कमानी है और फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ एक ज़िंदगी गुजारनी है खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ, तो पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जिसे आप, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छा, क्योंकि मैं अमेरिका में भी रहा, मेरा एक भाई इंग्लैंड में रहा, 2 अमेरिका में, बहन कनाडा में, और मतलब बहुत सारा एक्सपोजर रहा पढ़ने का भी, बहन भाइयों का भी, अंकल्स का भी, मेरे चचा वगैरह दुबई में रहे, यूएई में रहे। सो ये मल्टीपल एक्सपीरियंस के साथ के मैं एक नतीजा बता रहा हूँ। मेरा भी देखिए पाकिस्तान में जो भी ईसा लैब जितनी ग्रो की, जितना हमने माशाल्लाह, अब हम पूरे पाकिस्तान में, मैं आपको दूसरा ईसा लैब का बताऊं कि हम 3 डिवीजन्स हैं हमारे। एक हमारा डायग्नोस्टिक डिवीजन है, ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स, जो पूरे पाकिस्तान में है, और उसके बाद हमारा एक डिवीजन है जो कि हम जो है अपनी आर्म फोर्स के साथ काम करते हैं। अच्छा। तीसरा डिवीजन हमारा जो है वो है, हम इंटरनेशनल मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ बाहर काम करते हैं। हमारे ऑफिसेज वाशिंगटन में भी हैं, एलए में है, नॉटिंगम में है, और हम लोग यूएई में भी हैं माशाल्लाह। तो 3 तरफ से शोबे हैं। फिर हम लोग अब सिर्फ डायग्नोस्टिक्स में नहीं है, हमारी फ़िज़िकल थेरेपी रिहैब सेंटर्स भी हैं, हमारे न्यूट्रिशन क्लिनिक्स भी आ गए हैं माशाल्लाह, हमारी साइकोलॉजी की इंस्टीट्यूशंस भी आ गए हैं, हमें फ़िटनेस एकेडमी भी आ गई है, डॉक्टर ईसा प्राइम फ़िटनेस एकेडमी, जो ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम करती है, और फ़िज़िकल थेरेपी एंड रिहैब में भी हम आ गए हैं। और हम अलाइड हेल्थ सर्विसेज में हम सिर्फ डॉक्टर्स नहीं बिठाते, मेडिकल डॉक्टर्स, क्योंकि हम हाँ, ये मैंने देखा है कि आपके इसमें इस तरह के डॉक्टर्स नहीं होते जी, क्योंकि हम ना इकोसिस्टम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मेडिकल डॉक्टर्स को दिखाएं लोग, या वो हॉस्पिटल्स में दिखाएं, या जहाँ पे भी दिखाएं, या ख़ुद अपना चेकअप कराना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से आएँ, और जो टेस्ट उनको कराने हैं अपनी चॉइस से वो करा के चले जाएं। जहाँ पे डॉक्टर्स बैठे होते हैं तो फिर उधर नीचे रेफ़र करते हैं, वो ऊपर रेफ़र करते हैं, पेशेंट गोल गोल घूमता रहता है। हाँ, तो वो हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस में नहीं जाना चाहते। तो बेसिकली मेरी पढ़ाई शुरू हुई सिनपैड से। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ हमारी मिशनरी स्कूल्स को, जिनकी फीसेस भी कम होती थी और जो बेसिकली पढ़ाते थे। और आप यकीन माने कि वो कहते हैं ना कि अज़ाब माजी अज़ाब यारब, याद माजी अज़ाब है यारब। तो वो आपने पुरानी यादें दिला दी कि जब स्कूल सस्ते हुआ करते थे। नहीं, आई थिंक कॉस्ट ओवरऑल भी बढ़ गई है। देखिए, 2 चीज़ों पे मैं बात करता हूँ आपकी इस बात को आगे लेके, क्योंकि आप तो सोशल कॉजेज़ के मैन है ना, आप घुमा फिरा के आएंगे अब आम को किस चीज़ में फ़ायदा होता है, लेकिन मैं कुछ रियलिटी के पर भी बात करूँगा। सो एक चीज़ ये हो गई कि मैं जो तारीफ़ ये करना चाहता था, जैसे BVS स्कूल था, वो पार्टियों ने खोला, हमने सिनपैड स्कूल में पढ़ा, जो कि DJ कॉलेज था, वो एक हिंदू ने बनाया था, दयाराम झटमल साहब ने, NAD भी इसी तरह से। सो ये पाकिस्तान की मैं कहूँगा ब्यूटी है कि उस स्कूल्स हों जिसमें हमारी माइनॉरिटीज़ का कंट्रीब्यूशन कितना हो। और मैं साथ साथ कायद आज़म की एक बात करता चला जाऊँ। कायद आज़म से किसी ने पूछा कि आप जब अगर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बन रहे हैं, अगर आपको एक चॉइस मिलती तो आप क्या बनते? तो उन्होंने कहा था मैं माइनॉरिटीज़ का गवर्नर जनरल बनता, वो मुझसे इतने करीब हैं। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे माइनॉरिटीज़, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, जितने, बल्कि माइनॉरिटीज़ भी नहीं, पाकिस्तानीज़ जितने भी हैं दूसरे रिलीजन्स के, वो सब कन्वीनियंटली रहते हैं। बल्कि इतनी उनको इम्पोर्टेंस दी गई है कि पाकिस्तान के झंडे में सफ़ेद रंग जो है वो उनको रिप्रेजेंट करता है, वो हिस्सा है इस मुल्क के। तो मैं उनको माइनॉरिटीज़ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा जो दूसरी रिलीजन के लोग हमारे पास, रिस्पेक्टेड रिलीजन के लोग हमारे पास रहते हैं, पारसीज़, हिंदू, ब्राह्मण और क्रिश्चियंस और जो भी दूसरे मज़ाहिब हैं। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क दुनिया का है जिसमें वो सब हारमोनी से रहते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, झंडे में भी हैं, और हमारे झंडे का जो हरा कलर को झंडे में पकड़ के रखा हुआ है वाइट कलर ने, अगर वो वाइट कलर नहीं हो तो झंडा नीचे गिर जाए। सही बात, ये है हमारी इंपॉर्टेंस। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आज इंडिया हमारा, हम तो चाहते हैं इंडिया के साथ ट्रेड भी हो। मैं क्योंकि फेडरेशन हो रही है सर, चल ही रही है, मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर हूँ। तो बहुत जितने नेबर्स हैं उनको मिल के रहना चाहिए। आज आप देखें कि शेंगन का स्टेट्स जो हैं, जर्मनी और फ्रांस ने वर्ल्ड वॉर्स लड़ी, आज बॉर्डर्स भी नहीं है।
पाकिस्तान तो एक अमन का मुल्क है और पाकिस्तान तो दुनिया में एक अमन का मैसेज दे के आ रहा है। अभी भी हमारी डेलीगेशंस जा रही हैं, वो अमन का मैसेज दे के जा रही हैं। वो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान इज़ अगेंस्ट टेररिज्म, आए मिल के सॉल्व करते हैं टेररिज्म जहाँ जहाँ भी दुनिया में और हमारे मुल्क ममालिक में हो रहा है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि काश हम जिस तरह से इम्पोर्टेंस मुसलमानों को या और हिंदू और क्रिश्चियन सब मिल के रहते हैं, उसी तरह से काश इंडिया में भी होती और हमारे मुसलमान जो बहन भाई वहाँ रहते हैं और जो हमारे सिख बहन भाई वहाँ रहते हैं। आज सिखों के लिए तो बॉर्डर्स खुला हुआ है पाकिस्तान का, और इसी तरह से आज़ाद कश्मीर के मसाइल जिस तरह यहाँ पे लोग आराम से रहते हैं, उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर के लोग भी आराम से रहें और हम सब मिल के रहें और मिल के ट्रेड करें, एक दूसरे से सीखें और एशिया को एक पावर बनाएं जो दुनिया में आ सके। ये आई थिंक ये मेरा नहीं बल्कि पाकिस्तान का एक विज़न है जो कि सबको आपके पॉजिटिव प्रोग्राम के साथ ये मैसेज देना चाहता हूँ। अच्छा, अब एक और चीज़ बताऊँ तो फिर स्कूल से पढ़ने के बाद कॉलेज में आए, कॉलेज के बाद डाउ मेडिकल कॉलेज में आए जो पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज है। और फिर मैं एक और बात कहूँगा कि देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिलेशनशिप्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे जो है ना US स्टेट स्कॉलरशिप मिली टू गो टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और मैं वहाँ गया थैंक्स टू द US स्टेट डिपार्टमेंट। और देखिए इस तरह से कंट्री एंड कंट्री की डिप्लोमेसी भी होती है, और मैं वहाँ से पढ़ के आया। फिर बाद में मैं पाकिस्तान US एलुमनाई नेटवर्क का प्रेसिडेंट भी बना, जो कि दुनिया में जो US स्टेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है तकरीबन 168 हैं, इसमें फुल ब्राइट भी है, उसके अंदर हमफ्री है, IVLP है, बेतहाशा प्रोग्राम्स हैं जो स्कॉलरशिप्स पे जाते हैं US स्टेट की, उनका एलुमनाई ग्रुप बनता है। तो पाकिस्तान में आपको बताता हुआ चलूँ और सबको बच्चों को भी मैसेज दूँ जो यंगस्टर्स आपके TV चैनल को जो प्रोग्राम को देख रहे हैं कि हज़ारों स्कॉलरशिप्स हैं, प्लीज़ अप्लाई करें, मिलती हैं आराम से, लोगों को मेरिट पे मिलती हैं। अच्छा खैर, मैं वहाँ पे गया, मुझे उसको अपॉर्चुनिटी मिली पढ़ने की, मैं फिर वापस आया और मैं इसका प्रेसिडेंट था जो ग्लोबली एलुमनाइज का सबसे बड़ा चैप्टर है दुनिया का पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद और दोस्तियाँ बनती हैं, नेटवर्किंग बनती है। और मैं फिर एक और मैसेज दूंगा इस सारे सिलसिले में जो बताना चाह रहा हूँ कि सबको पता होना चाहिए कि देखिए एक स्टेटमेंट है जो मैंने सुना था लेकिन मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। सही बात, ठीक है। तो आपकी जो नेटवर्किंग है, जो आपकी कनेक्टिविटी होती है, तो प्लीज़ दोस्तियां बनाएं। और मेरी वही आपकी वर्थ है जी। और मेरा एक अपना कमेंट है कि देखिए हमें ना पाकिस्तानी जो है ना वो एक चील है, वो कितनी हाइट पे उड़ सकते हैं, कोई स्टॉप नहीं कर सकता उनको। लेकिन क्या चीज़ स्टॉप करती है? अगर खुद ही पर ना फैलाएं। सही बात। कोई भी दुनिया की कौम ऐसी नहीं है। तो और लड़ाइयाँ अवॉइड करें, गीबत चुगली जो इस्लाम में भी मना है, क्योंकि उससे होता क्या है कि आप समझें कि हर लड़ाई, हर चुगली, हर गीबत जब आप करते हैं वो रिवर्ट बैक करती है, वो आपके पाँव में एक बेड़ी है। तो अगर आप चील हैं और आप उड़ना चाहते हैं तो जितनी आपकी लड़ाइयाँ होंगी वो वजन होगा आपकी टांगों में, आपको उस उड़ान तक आने के लिए उतनी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उड़ान नहीं हो सकेगी। तो ये कॉमन से। अच्छा, तो एक बात मैं और कहता चलूँ इस सफ़र के साथ कि इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया। ईसा लैब आज पूरे पाकिस्तान में एक हाउस होल्ड नेम है, क्वालिटी अफोर्डेबल मेडिकल टेस्ट का जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सारी चीज़ें होती हैं, और ये इस मुल्क ने दिया है। और मैं आपको बात बताऊं कि मेरे अलावा मैं आपको कुछ नाम दे देता हूं और आप पॉडकास्ट पे ज़रूर बुलाइएगा, मसलन रेहान चावला, अलकरम टावल्स। आपको पता है कि इंटरनेशनली ये सब लोग पाकिस्तान से ग्रो किए, और ये अब इंटरनेशनली वॉलमार्ट अमेरिका के स्टोर्स हों, चाहे चाइना के स्टोर्स हों, चाहे जर्मनी के हों, सारी टॉवल्स पाकिस्तान से जाती हैं। हफीज़ टैनरी नाम है, दानिश अमान। हार्ली डेविडसन की लेदर सीट्स मोटरसाइकिल की और जैकेट्स जो हैं वो कराची में हफीज़ टैनरी में बन रही हैं। लेवाइस जीन्स आर्टिस्टिक मिलिनर में बन रही है। ज़ारा के कपड़े जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है वो जो है वो ये जो है किंग्स ग्रुप में बन रहा है। तो इसके बाद मैं नाम लेता हुआ चला जाऊँ, गुल अहमद, बाकी जो ब्रांड्स हैं। मेरा कहने का मकसद है कि एक थोड़ी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, इस पर प्लीज़ बिलीव करें, और मैं आपको दो तरह से प्रूव करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अर्ली 1970s में नेशनलाइजेशन हुई, और जितने बड़े टाइकून्स थे जिन्होंने पाकिस्तान में ब्लैंक चेक्स दिए थे वो सारे के सारे ज़ीरो हो गए। तो नेशनलाइजेशन में ये हुआ था कि फॉर एग्जांपल बैंक्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स, हबीब बैंक, UBS, सब नेशनलाइज हुए, और वो मतलब इस तरह से था कि जो करोड़ों रुपए कमाता था उससे कहा गया 5 लाख रुपए आपको महीना देंगे, और अब आपका ये टेक ओवर हो गया। तो इसका मतलब जो बड़े टाइकून्स थे वो सब ज़ीरो हो गए। अब मैं थोड़ी सी नेगेटिव बात इसलिए बता रहा हूँ, पॉजिटिव बताने के लिए, नेगेटिव नहीं है, सबक है। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो थे उनको फांसी चढ़ा दिया गया, ठीक है। उसके बाद 2 लख्त हो गया हमारा जिगर। उसके बाद जो है अफगान वॉर हुई,
फिर अनफॉर्चुनेटली ज़ियाउल हक साहब जो हमारे प्रेसिडेंट था, उनका जहाज़ फट गया। मतलब ये ऐसे ऐसे एपिसोड्स हुए हैं जिसमें कंट्रियाँ सर्वाइव एक एपिसोड पे नहीं कर सकती। उसके बाद जो है फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट का चेंज ओवर होता रहा, एक दूसरे पे इल्ज़ामात वगैरह। कभी आज तक कोई गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे नहीं किए। वजीर आजम और पूरी गवर्नमेंट ने ना, पूरी वो गवर्नमेंट एक चेंज ही हो जाती है ना, जिसमें इनका खुद का मतलब जो भी वजूहात हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कंट्री के, मैं बता रहा हूँ जो नेगेटिव चीज़ें हैं। उसके बाद जो है कोविड आ गया, फिर 9/11 भी हुआ, दुनिया में एक वॉर लग गई थी, फिर मुशर्रफ साहब आए और उनने करने की कोशिश की, फिर वो एक फिर अफगान वॉर, फिर दुनिया में टेररिज्म का मसला, कराची के दूसरे चैलेंजेस, लाशें, हेल्ड अप्स, कर्फ्यूज़, हर सब कुछ हुआ। और ख़त्म करते हुए बात करूँगा, कोविड आ गया। ठीक है, कोविड आ गया, मतलब एक से एक बड़े एपिसोड जो दुनिया को जिसने हिला दिया, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं होना। पाकिस्तान जो है वो 27वीं जो है रमज़ान को बना था, और इस पे अल्लाह की ब्लेसिंग है। अच्छा, अल्लाह के नाम के। और अब मैं आ जाऊँ दूसरी चीज़ पे। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि टॉप टाइकून सारे बन गए थे, ख़त्म हो गए थे, तो इसके मतलब अब जो टाइकून्स हैं या बड़े लोग हैं जितने भी, वो उसके बाद बने। यानी इन सब मसले के दरमियान जब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं चल रही थी और मसले हो रहे थे, बम फट रहे थे, कर्फ्यू लग रहे थे, उसके बाद भत्ता हो रहा था, उसके बाद प्रेसिडेंट का जहाज फट रहा, ये इतने बड़े बड़े एपिसोड में फिर बेनज़ीर की भी शहादत हो गई, वो दूसरा प्राइम मिनिस्टर शहीद, जलजले आ गए, फ्लड्स आ गए। उसमें कराची में 7 इंडस्ट्रियल एरिया स्टैब्लिश्ड हुए। सिर्फ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 4000 फैक्ट्रीज हैं, सिर्फ कोरंगी में 7 इंडस्ट्रियल एरिया तो सिर्फ कराची में स्टैब्लिश्ड हुए। और कराची जो है उसकी आबादी या उसकी जो रेस्टोरेंट्स को काउंट कर लें, उधर जो स्कूल्स हैं उनको काउंट कर लें, उधर जो बैंक्स की चेन्स खुली एक एक मोहल्ले में उसको काउंट कर लें, वो मैग्नीट्यूड में बढ़ी, मतलब मसाइल में। और अब ये सारे मसले हो गए ख़त्म, और अब जो है ना पाकिस्तान अब बहुत ही स्टेबल फुटिंग पे आ गया। अच्छा, एक प्रॉब्लम रह गया था इंडिया का, वो भी हो गया। और आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली हुआ कि पाकिस्तान ने इसमें बिल्कुल पहल भी नहीं की। पाकिस्तान ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन दिया गया, इसके ऊपर समझे एक तरीके से थोप दिया गया। यहाँ थोड़ा सा ये है कि मैंने आज जो है वो पक्का इरादा किया हुआ था, और वाकई इतनी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बातें सर की, और कि मैं तो बिल्कुल ही खामोश रहूँगा। लेकिन सर, हमारी पॉडकास्ट में जो है वो ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, तो हम ब्रेक से, अगर आपकी इजाज़त हो तो ब्रेक पे जाएं प्लीज़। ठीक है ना, तो ब्रेक पे जाते हैं और वापस ज़रूर आइएगा। फरहान ईसा साहब की ज़बरदस्त बातें आपका इंतज़ार कर रही हैं। वेलकम बैक। और बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही थी, और अभी भी अपने वक्फे में भी जो है वो फरहान ईसा साहब से बड़ी मालूमाती जो है वो बातें चल रही थी। तो हम अपने सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं, और मैं मुंह पे उंगली रखता हूँ फरहान ईसा साहब। नहीं, थैंक यू सो मच, आपका मतलब आपने मुझे मोटिवेट कर दिया। तो अब मैं आपको बता रहा था कि तो अब जब ये इंडिया वाला मसला हुआ और जो चीज़ प्रूव होनी थी वो भी हो गई कि टेक्नोलॉजिकली पाकिस्तान अब कितना एडवांस हो गया। हमारी मिलिट्री, नेवी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कितनी यूनाइटेड और कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, जो हमारी सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर सकती हैं, वो भी प्रूव हो गया। तो 2 दिन 3 दिन तक पाकिस्तान ने इंतज़ार किया, सिर्फ डिफेंसिव स्ट्रेटजी करता रहा। लेकिन जब हमारा दुश्मन मुल्क जो है, या भटका हुआ मुल्क में कहूँगा, जो हम जिससे हम दोस्ती करना चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं मसाइल ख़त्म हों, लोगों के साथ आगे बढ़ें हम मिल के, उन्होंने जब लिमिट क्रॉस कर दी तो फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, और 2-3 घंटों के अंदर ही जो है वो आंसर आ गया कि उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी और ये सीज़ फायर को कराया। और हम तो कभी लड़ना ही नहीं चाहते थे। और मैं आपको बताऊं, इसकी भी एक पॉजिटिव बात बताऊं तो एक ये चीज़ हुई कि जो जहाज़ आए पाकिस्तान में, इंडिया ने जो पहले दिन भेजे, पाकिस्तान ने अटैक तो किया नहीं था, उनको भी उन्होंने हमारे 6 जहाज़ उनके गिराए, जो कि मिलियंस और बिलियंस के पैसे उनके ज़ाया भी हुए, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। गरीब मुल्क के लोगों के फ़ायदे की चीज़ों में होना चाहिए। और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी उन्होंने देखी तो पाकिस्तान का पता दिया। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कॉमन सेंस की, कि लोगों को फिर पता चला कि जब दूसरे दिन जब जंग हो रही थी और लोग बाहर बैठे हुए जो हैं, जो 2 लोग की जब जंग हो रही थी, तो जंग के दौरान जो है लोग रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए थे, और फिर लोगों ने रियलाइज़ किया कि हमें तो जंग की कोई फिक्र ही नहीं है। और उन्होंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान के लिए उनकी मिलिट्री की असल यूजेज और असल जो उनकी वैल्यू है लोगों के सामने आई।
और उनको तो ये अंदाजा हो गया- लोग तो जंग देखने जा रहे थे कि कहाँ हो रही है, हम तो जंग देखने जाए। तो उनका कॉन्फिडेंस इतना था अपनी मिलिट्री के ऊपर, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार ये जो हमें सोशल मीडिया और 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर से गुमराह किया जा रहा था, अपनी मिलिट्री के अगेंस्ट लड़ाई सही करी बात। जा रही थी, वो तो सब झूठ है। और ये तो जान देने के लिए खड़े हुए हैं, ये तो बॉर्डरों पे पहुंचे हुए हैं, और जो कि हमेशा पहुंचते हैं वो जिंदगियां देते हैं यंग बच्चे, कैप्टन छोटे छोटे बच्चों के साथ, वो खड़े हुए थे और हमें सुकून था। और उसके बाद उन्होंने चैप्टर ही ख़त्म कर दिया, जब वो अटैक किया तो होश ठिकाने लगा दिए। और अभी भी तो कहने का मकसद ये है कि इससे क्या हुआ कि जो हमारी 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर का मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये दुनिया में यूज़ हो रही है कि जो मिलिट्री या जो भी इंस्टीट्यूशंस है ना, और आवाम को लड़ा दो, कमज़ोर कर दो। जब घर में लड़ाई होगी तो ज़ाहिर है वो घर टूट जाता है। अगर 2 भाई रहते हैं घर में अपनी बेगम के साथ, और अगर उनकी लड़ाई होगी तो घर टूट जाएगा। ये एक 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर है। और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाएं और आपस में लड़ाइयाँ नहीं कराएं, बल्कि हल करें। तो खैर एनीवेज, अब माशाल्लाह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और दुनिया को भी दिखा दिया है। और इन्वेस्टमेंट जब आ रही थी ना, SIFC जैसा इदारा बनाया है जिसमें, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के साथ है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये आज तक पाकिस्तान में नहीं बना। और क्योंकि मैं FPCCI में भी हूँ और दूसरे चैम्बर्स के अंदर हूँ, मुझे तो पता है इन चीज़ों का। और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि SIFC जैसा इदारा पहली दफ़ा बना है जो कि 1 विंडो ऑपरेशन है, जिसके अंदर मिलिट्री भी है, पॉलिटिशियंस भी हैं और ब्यूरोक्रेसी भी है, और सब मिल के काम कर रहे हैं। और मकसद ये है कि इन्वेस्टमेंट कैसे पाकिस्तान में लाई जाए, लोगों के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट और बिजनेस कैसे क्रिएट किया जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट की जाएं। आप समझें जैसे एक बाप होता है ना जो अपने बच्चों के बारे में सोचता है, उसी तरह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ये जो SIFC अब काम कर रही है। अच्छा, एक खदशा था जब एक सवाल पूछना चाहूँगा सर, आपकी इस बात से मेरे एक दिमाग में एक सवाल आया। अभी वफाकी बजट अपने जो है वो आया है, तो क्या बजट की भी कोई चीज़ इसमें कोई डिस्कस हुई, कोई चीज़ हुई? क्योंकि बजट तो जो है वो ऐसे ही आ जाता है इतने अरसे से हम यही देखते हैं। मैंने तो जो होश संभाला है, मैंने तो यही देखा कि बजट जो है वो ऐसे ही अपने क्या नाम है दे देते हैं, और फिर मिनी बजट और फलाना बजट और ये बजट वो बजट, आवाम का कुछ सोचा ही नहीं जाता। और ना जो स्टेक होल्डर होते हैं और ना जिन पे बराह रास्त टैक्स लग रहे होते हैं उनसे पूछा जाता है। तो क्या कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं? क्योंकि मैं भी फेडरेशन में मैं भी मौजूद हूँ, चैम्बर में मैं भी मौजूद हूँ, सजेशन तो लिए जाते हैं। यहाँ तक कि सिंध हुकूमत भी अभी बैठ के कह रही थी कि यार वो जो मोटरवे बनाने थे वो हमने दिया हुआ था, K4 की अपने बात हो रही थी, क्योंकि पानी का मसला आपको पता है, तो सुनते ही नहीं वो तो किसी की। और ये अभी से नहीं है, ये हर दफ़ा से ही ऐसा आ रहा है। अच्छा, तो क्या इसमें जो है कुछ डिस्कस होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आगे तक जाती हैं? देखें, अब इसमें मैं 2-3 चीज़ें ज़रा समझाता हूँ। आपको मुझसे वैसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, लेकिन जस्ट एज अ डिस्कशन। पहली बात है, SIFC का जो काम है ना, वो इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करना है और लोगों को फैसिलिटेट करना है कि वो रेड टेपिज़म, जब कोई आता है जगह ख़रीदता है और उसको एडवाइस भी चाहिए, तो वो काम कर रहा है, वो एक माहौल क्रिएट कर रहा है। ये हो गया अलग टॉपिक है ना, और ये काम कर रहा है। दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आ रही हैं। और पहले मैं इस चैप्टर को ख़त्म करूँ तो होता क्या है कि जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो नक्शा बनना है, फिर उसकी आप कंपनी लेते हैं, फिर वो खुदाई शुरू करता है, फिर वो जितनी ऊपर बिल्डिंग जाएगी उतना नीचे जाएगा, तो लोगों को ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता सिवाय धुआं और मिट्टी उड़ते हुए। लेकिन जब वो बुनियादें ऊपर आने लगती हैं और फिर बिल्डिंग खड़ी होनी शुरू होती है, तो फिर वो सारी चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं। और जब मुशर्रफ साहब का दौर था, मुस्तफ़ा कमाल ने जैसे कराची में उस ज़माने में काम किया था, कितने ब्रिजेस बने, कितने वही तो टाइम था कि कराची जो था टॉप 10 अपने बेस्ट सिटी में चला गया, आज टॉप 10 वर्स्ट सिटी में इसका हाल है सर। अच्छा, तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम तो पहले तो एक SIFC को तो अभी जो SIFC की जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट हो रही हैं, वो शुरू हो गया प्रोसेस, और 1-2 साल में इसके फल भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बजट के ऊपर कोई अच्छा, फर्क तो डालेंगे ना? आ जाते हैं बजट के ऊपर, आपकी इकोनॉमी के ऊपर कोई फर्क तो डालेंगे ना? तो इकोनॉमी के लिए देखें, अब एक तो पार्ट ये हो गई ना इन्वेस्टमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब आ जाता है बजट। बजट पे तो भी डिबेट चल रही है ना, अभी तो बजट प्रेजेंट हुआ है, उस पर भी डिबेट होगी और उसमें चीज़ें फाइनलाइज होंगी। इसके बारे में मैं आपको राय देता हूँ। देखिए, हम लोग वोट नहीं डालते, और आपको पता है कि हम लोग जो हैं पॉलिटिक्स में भी नहीं आते, और हम हमेशा जो हैं वो कोसते रहते हैं।
हमें ये प्रॉब्लम है, रोड नहीं बना रहे। आपको किसी ने रोका है कि आप इलेक्शन जीत के आप क्यों नहीं रोड बना देते आके? देखिए, हमें अपना पैराडाइम शिफ्ट करना है। अब अमेरिकन पॉलिटिक्स की मैं बात बताऊं आपको कि वहाँ पे 2 पार्टीज़ होती हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। उनमें से एक, वो दोनों में से एक जीत के आता है। चाइना में पार्टी एक है, उसके इंटरनल इलेक्शंस होते हैं। हमारे यहाँ तो 1,500 तो पार्टीज़ हैं हमारी। देखिए, जब तक के अवाम जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होगी चीज़ों के अंदर और सिर्फ एक्सपेक्ट करेगी कि दूसरे काम करें। हम कहते हैं कचरा बढ़ गया, अच्छा, और फिर खिड़की खोल के वही साहब और साहिबा खिड़की खोल के कचरा रोड पे फेंक देते हैं। हम मोहल्ले में कचरे फेंक देते हैं। हम जो हैं वो उसको आग भी मोहल्ले में लगाते हैं कि लोगों को पोल्यूशन हो जाए। किस गवर्नमेंट ने आज तक बोला है कि आप जो हैं वो कचरा रोडों पे फेंकें, या आप लाल बत्ती पे सिग्नल को तोड़ें, या आप रॉन्ग वे गाड़ी चलाएं? आज़ाद है ना, आज़ादी है ना। तो अब कंप्लेन हम बहुत करते हैं। देखिए, हमें ना एटीट्यूड चेंज करना है। जो सक्सेसफुल जो कंट्रीज़ होती हैं ना, जो आगे प्रोग्रेसिव होती हैं, अभी बेचारी मिलिट्री कोशिश करती रहती है। फ्लड्स आता है, मिलिट्री पहुंच रही है, नेवी पहुंच रही है। जब भी तो आसान हो गया है सर कि हर चीज़ों में आप जो है वो उनको ही बोल दें, उनको ही बुरा बोल दें, फलाने यूं, फलाने ये, फलाने ये। तो हमें जो है ना, आपकी बात को लेते हुए तो मैं सबको एडवाइस दूंगा, आपको भी एडवाइस दूंगा कि प्लीज़ हम सबको जो भी एफर्ट्स करना चाहता है, अब लेट्स बी पार्ट ऑफ द चेंज। अगर हमें लगता है कि ये ब्रिजेस नहीं बन रहे या रोड्स नहीं बन रहे, तो या तो हम किसी को नॉमिनेट करें जो कर सकता हो, एक्टिवली इन्वॉल्व हो ना। अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, मेरे साथ अभी मेरे मैनेजर तस्लीम साहब आए हुए हैं, वो एक कॉम्पिटेंट आदमी है ना। अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं एक कॉम्पिटेंट आदमी को सपोर्ट करूं या मैं उसको इनकरेज करूं तो काम होगा ना। अब हम कहते हैं यार इलेक्शन है, छुट्टी का दिन है, हम वोट्स ही नहीं डालते और हम पार्ट ऑफ द चेंज नहीं बनते, हम सिर्फ कंप्लेनर बन गए। जैसे बच्चा रोता रहता है ना बस हर चीज़ के लिए, छोटा बेबी, माँ उसको कुछ ना कुछ करती रहे, ये हो गया हाल। एक बात आ गई। दूसरी बात आ गई, जब आप इलेक्शन में वोट्स देते हैं और आप अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से जाके बात करें ना कि असेंबली में भी बजट प्रेजेंट हो रहा है, तो आप जाके इसके अंदर कैसे इसको एड्रेस कर सकते हैं। मैं 2-3 बजट की टॉक्स में गया। इस दफ़ा वैसे एक बात है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, वो अब ज़रूर कोशिश कर रही हैं, उनका भी माइंडसेट है। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम पता है क्या आ रहा है कि IMF का लोन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हो ये रहा है कि हम जो हैं वो कर्जे वापस करने के लिए कर्जा ले रहे हैं, ये हो रही है सिचुएशन। अब ज़ाहिर है, जब सारा का सारा, 2 चीज़ों में मैं आपको थोड़ी सी सजेशन दूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। पहली चीज़ है IMF कि हम कर्जा वापस करने के लिए और कर्जा ले रहे हैं, उसका सूद बढ़ता चला जा रहा है। जब तक इसको मिल के एड्रेस नहीं करेंगे तो जब तक कुछ नहीं होना। दूसरी तो तनख्वाहें क्यों बढ़ा दी 600%? तनख्वाहें तो कम करें। जो स्टील मिल हमने सर के ऊपर रखा हुआ है, आपसे मैं थोड़ा सा, मैं भी थोड़ी अपनी इंफॉर्मेशन आप शेयर करता जानूँ। स्टील मिल की जितनी भी अपने समझे प्रॉपर्टी है, जितनी भी उनकी अपने जो है समझे राजी है, जितनी भी है, उसको अगर आज के रेट के ऊपर भेजें ना, अगर उसको आज के रेट के ऊपर बेच दें अगर हम, तो हम आसानी से अपना कर्जा उतार सकते हैं। आज आप देखें ना, PIA जो है उसकी बिडिंगें हो रही हैं, लेकिन वो सारी की सारी माइनस में ही आ रही हैं। अच्छा, मैं इसका आपको बताता हूँ, बिल्कुल यही हल है। आप 100% करेक्ट हैं। लॉस मेकिंग यूनिट जो हैं, कोई भी बिजनेस कम्युनिटी का मैन होगा वो इसको लॉस मेकिंग यूनिट्स को अपने आप से हटाएगा, और यही करना, इसका यही हल है। और इस वक्त काम किया है गवर्नमेंट ने। IPPs जो थे ना हमारे, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे जा रहे थे पावर प्रोड्यूसर्स, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के, उसको एड्रेस करके काफ़ी मिलियंस बचाए हैं फाइनली। और ये जो 6 तो बचाएंगे ना, जो बिजली दे नहीं रहा, जिसकी एक अपने क्या नाम है यूनिट बिजली नहीं दे रहा, आप उसको भी पैसे दे रहे थे। और वो हैं भी कौन? वो हैं सारे इंडस्ट्रियलिस्ट। अब उनको इंडस्ट्री चलाने के लिए जो है बिजली चाहिए, तो उन्होंने बिजली बनाना शुरू कर दी अपने लिए, बाकी उन्होंने वो बिजली जो है कि इलेक्ट्रिक को देना शुरू कर दी। मैं इसमें 2 चीज़ें बात करूंगा, एक फेवर में और एक जो बात, दोनों चीज़ों के बारे में। देखें, पहली चीज़ ये आती है कि अगर कभी कोई गलत चीज़ हुई है उसको ठीक कर ले, कोई बात नहीं। सर यही तो बात है, ठीक ही नहीं हो रही ना। अभी इसको कर लिया है इन्होंने एड्रेस, IPP वाला जो इशू है उसको एड्रेस किया है। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी देखनी है, एक और चीज़ ये भी होती है कि देखिए डिटेल्स में जब जाएंगे ना, आप, मेरा कोई पावर प्लांट नहीं है ना मेरे किसी दोस्त का है, लेकिन मैं आपको एक न्यूट्रल बात बताता हूँ। देखिए, एक और चीज़ भी उनके फेवर में भी बात कर लेते हैं कि असल में है ये कि एक कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मेरा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, और हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि
मैंने आपसे कहा कि मुझे बिजली चाहिए, आपने कहा मैं बिजली प्रोड्यूस करूंगा और इतने रुपए में करूंगा, और उस वक्त मेरी कोई वजूहात थी, मैंने या लोन लिया आपसे, चलें लोन लिया मैंने आपसे, और आपने कहा कि मैं भाई आपको 30% पे लोन दूंगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। और मुझे उस वक्त अशद ज़रूरत थी, मैंने अग्री कर लिया। अब ये है तो बहुत ज़्यादा सही है। और बाद में मैं आप ही को ब्लेम करना शुरू कर दूं। ये जो डिसीजन हुआ था आईपीपीज़ का, ये हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का म्यूचुअली कंसेंशुअल डिसीजन था। ऐसी लेकिन चले हो गया। अब ये है कि उन्होंने भी रियलाइज किया सर, और अब उनसे जाके उनकी बात चीजें की। वहाँ पे सबने रिवाइज हुई हैं तो उनको हटाएं ना। हट उनको आप एक 13 रुपए मेरा ख्याल से शायद कम हुए थे, यकीन करें कि रट गया, फोन करते थे वो हमें पता चलता था, बिल आ गए, 13 रुपए का कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। हाँ, तो क्योंकि भाई 200 यूनिट का बिल जो है वो 8,000 है, और 201 हो जाएगा तो वो 16,000 रुपये चला जाएगा। तो अब यही तो कह रहा हूँ, जब तक के देखें ना पावर जो जो डिसीजन मेकर्स हैं, जब तक के खुद नहीं आएंगे आप इलेक्शन जीत के, या आपका कोई ऐसी नॉमिनेशंस नहीं आएंगी। देखिए हर शख्स को पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, मैं तो इसको समझता हूँ, और वोट दें उन लोगों को जो आपके लिए डिलीवर कर सकते हैं। सर मादरत के साथ बात यह है कि मैंने इस दफ़ा के इलेक्शन में रोड शोज़ भी किए, इलेक्शन का जो है वो जाके अपने सेंटर के ऊपर जाके मैंने प्रोग्राम भी किया, लोग वोट देने बिल्कुल निकले। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझना ये है कि हमने हमारे रजिस्टर्ड ही कितने, हमने रजिस्टर्ड ही नहीं पढ़ाए। 24 करोड़ आवाम है, ठीक है ना, 12 करोड़ जो हैं वो अपने रजिस्टर्ड हैं। बात यह है फिर उसके बाद ऐसा सिनेरियो कर दिया गया कि लोग निकल नहीं सके, और फिर वोट दिया जिसको वो आए ही नहीं, जो जीते वो ही नहीं आए। बात यह है कि चीज़ें हैं ऐसी। इसका मैं आपको थोड़ा सा बात बताता चलूँ। अच्छा, हम जो है इस बात को कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, लेकिन एक जो है वो कान में बोला जा रहा है कि भाई ब्रेक ले ले, क्योंकि फरहान साहब जो है वो माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है कि बार बार जो है वो उनको रोका जाए। तो हम जाते हैं एक ब्रेक पे और फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ पॉडकास्ट विद फैसल हमीद, वापस ज़रूर आइएगा। वेलकम बैक। जो है हम वापस आ चुके हैं ब्रेक से, और क्योंकि अपने जो है ये हमारा प्रोग्राम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमने डॉक्टर फरहान ईसा साहब को आज यहाँ पे बुलाया हुआ है तो हम जो हैं वही घिसी पिटी बातें करें और वही टॉपिक्स के ऊपर बात करें, क्योंकि थोड़ा सा पता भी चले ना कि फरहान साहब जो हैं वो अपने माशाल्लाह क्या क्या अपने इनके एक्सपीरियंसेस हैं, क्या क्या तजुर्बे हैं। क्योंकि बात हम वही करते रहेंगे कि सर लैब टेस्ट महंगे क्यों हैं, दूसरे जगह में हमें सस्ते मिल जाते हैं, आप जो है कुछ अपने चैरिटी भी में भी कर दिया करें, या आपकी जो है वो लोग अपने कहते हैं कि यार हमें टेस्ट डॉक्टर लिख के दे देते हैं, कराने के लिए जाते हैं, पैसे जेब में होते नहीं हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मिडिल क्लास से फैमिली से है और मैं उसी को रिप्रेजेंट करता हूँ और उन्हीं की बात होती चलती है। लेकिन मुझे जानता हूँ, मुझे पता है कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है, आपके भी कौन से चैलेंजेस हैं, आप भी किस तरीके से सारी सब चीज़ें करते हैं और क्या क्या काम करते हैं, ये मुझे मालूम है। मेरे एरिया में आप हैं माशाल्लाह एक अरसा दराज से, और आपका एक वहाँ पे मैं देखता भी हूँ। तो यही बातें, यही सारी चीज़ें, तो इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत हम बात कर लेते हैं कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन एक अलग वो कर दें कि यार ये जो ईसा लैब जो है इसका जो है वो क्यों जो है मुनफरिद भी है और थोड़ा सा एक क्वालिटी वाली चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए एक चीज़ जो आपने कॉस्ट की बात की ना, हम इसको एड्रेस भी कर रहे हैं। हमारी जितनी भी हमारी और जितनी टॉप की जो लैब्स हैं 3-4 ही हैं सिर्फ पाकिस्तान में, बाकी तो मैं समझता हूँ अताई लेबॉर्ट्रियाँ हैं, वो सारी की जो इक्विपमेंट्स और मशीनें सब बाहर से आती हैं, और डॉलर ऊपर जाता है तो हर चीज़ ऊपर जाने लगती है, और हम बड़े परेशान थे। तो अब हमने उसका भी सोल्यूशन ढूंढा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका नाम है समान शिफा फाउंडेशन, और अभी जो है उसके अंदर जो है वो हम आपको पता थर्मोमीटर भी पाकिस्तान में नहीं बनता। इस मतलब लैब इंडस्ट्री के अलावा हॉस्पिटल इंडस्ट्री, पूरी मेडिकल इंडस्ट्री बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
पहले तो बीपी अपैरेटस, ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर भी नहीं बनता था, लेट अलोन कार्डियक मॉनिटर्स, सीटी स्कैन, ऑपरेशन टेबल, वो तो बात की बात है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 28 मेडिकल डिवाइसेस अब पाकिस्तान में बन रही हैं, बनने शुरू हो गए। और ये समानी शिफा फाउंडेशन है, इसके प्रेसिडेंट प्रोफेसर शाहिद नूर है, लीडिंग ऑर्थोपीडिक सर्जन है। और अब ये हो रहा है कि हमारे पास एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स भी हैं, हमारे पास प्लास्टिक बनाने वाले भी हैं, हमारे पास जो है डॉक्टर्स भी हैं, हमारे पास मार्केटिंग के लोग भी हैं, हमारे पास जो है वो सप्लाईज के लोग भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, इन सबको जोड़ दिया है। और अब इंशाल्लाह ताला आपको बताऊं $2 बिलियन से ज़्यादा की इंपोर्ट है मेडिकल डिवाइसेस की, और इंटरनेशनली $982 बिलियन की जो है नीड है दुनिया में। और अब पाकिस्तान जो है, हमसे, मैंने आपसे कहा ना, हमको अपनी शेल से बाहर निकलना होगा, तो हम लोग भी बाहर निकल के अब इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम भी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और अब इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान ये है कि 28 प्रोडक्ट्स अभी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान पर सब फाइनल अप्रूवल्स में, और वो पाकिस्तान में बनेंगी तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी कम होगी। अच्छा, फिर उसकी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं तो वो पाकिस्तान में बनेंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलेगी, और फिर हम इंडिजिनस यानी पाकिस्तान की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद इंशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट पे कॉम्पीट भी करेंगे और अपना ज़र मुबादला कमाएंगे। तो ये पूरा एक पैराडाइम है। तो इसी तरह से मैं सबसे कहूँगा कि इन सफ़र के साथ हम सब मिल के करें। क्वालिटी के लिए जी वी वांट टू बी नंबर 1 इन, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, हमारे ऑफिसेज अब अमेरिका, यूएई, यूएसए में चले गए, और इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट पार। वी वांट टू रेज पाकिस्तान फ्लैग इंटरनेशनली फॉर क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑल्सो। इसमें कोई शक नहीं कि अफोर्डेबल भी होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ है, मैं सबको ये राय दूंगा, भाई आप टेस्टों के पैसे, हॉस्पिटल के पैसे देते क्यों हैं? आप भाई प्रिवेंशन पे जाए ना, कि बीमारी ना पड़े। मैं तो आजकल ईसा लैब इसको प्रमोट कर रही है कि प्रिवेंशन के ऊपर जाएं। प्रिवेंशन के लिए मैं जल्दी से बातें कुछ बता देता हूँ। वो भाई, पहली चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें, गीबत, चुगली, नेगेटिव बात, इन चीज़ों से टेंशन परेशानी, पाँव चादर से ज़्यादा फैलाना, मोबाइल भी चाहिए, दूसरे की नकल निकालना, इम्प्रेस करना फेक लोगों को। और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जब 5 कोर जो हमारी मिलिट्री है, कोर कमांडर साहब ने पहला पाकिस्तान का कोविड सेंटर, एक्सपो सेंटर कराची में स्टार्ट किया, तो हमारी ईसा लैब पहले दिन इन्वॉल्व हुई थी। और आपको बताऊं, हमने फ्री टेस्ट किए थे पहले दिन से आखिर तक, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और लैब। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, दूसरा उसमें कामयाबी ये थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें सैलानी वेलफेयर, आलमगीर वेलफेयर, रेड क्रेसेंट, सैटरडे वेलफेयर ग्रुप, रोटरी इंटरनेशनल, सब ने मिल के काम किया आर्मी के साथ। और लेकिन जो सबसे, और एक नेशन की तरह है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दुनिया का वाहिद वो सेंटर था, उसका नाम था फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची, जिसमें एक पर्सन को भी कोविड नहीं हुआ, डॉक्टर को, नर्स को या पैरामेडिकल स्टाफ को। इतना ज़बरदस्त इलाज हुआ। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, हम अंदर थे तो हमने एक रिसर्च करी स्ट्रेस का इफेक्ट। तो हम अंदर थे तो हमने क्या किया, 1000 पेशेंट्स उनका नॉर्मल इलाज चल रहा था, 1000 पेशेंट्स थे जिनसे कहा गया कि आपके जो गम है ना उनको भुला दें, छोड़ दें। तो 100-200 ने कहा चलो मैंने छोड़ दिए, मैं ख़त्म करता हूँ दिल से साफ। कुछ ने कहा यार, मैंने कहा क्या परेशानी है? उसने, किसी ने कहा मैं और मेरा भाई, माँ बाप का इंतकाल हो गया, भाई रहते थे साथ, पे शादियाँ हुई, बेगमों की किचन पे लड़ाई हुई और हम लोग अलग अलग रह गए, 10 साल से अब बात ही नहीं करी है। किसी ने कहा कि मेरी माँ मुझसे शादी नहीं करने देना चाहती थी, जिसको मैं पसंद करता था, तो मैं उसके साथ शादी कर ली, माँ से बात नहीं हुई। किसी ने कहा कि मैंने बिजनेस के मेरा जो पार्टनर था उसको मैंने चीट किया। हाँ। इस तरह के मुख्तलिफ गम थे, कुछ ना कुछ है। मैंने कहा चलो सॉल्व कर लें, नहीं, मैंने कहा सॉल्व कर लेना, अब हल की तरफ आते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, किसी ने अपनी माँ को कॉल किया, किसी ने अपने भाई को कॉल किया। अच्छा, वो भी लॉकडाउन में थे, कोई अमेरिका में था, कोई कहीं था। यकीन माने इतना फ़र्क पड़ा, शुरू में तो दिक्कत हुई सही कि अगर समझें कि नॉर्मल लोग 20 दिन में ठीक हो रहे थे, ये लोग 10 दिन में ठीक होना शुरू हो गए। इतना फर्क पड़ता है बॉडी पे स्ट्रेस। बिल्कुल। दूसरी चीज़ है इम्यूनिटी को बेहतर करें। देखिए, हम लोग पानी नहीं पीते, दिन में 2 लीटर से रोज़ाना पानी पीना मैंडेटरी है इम्यूनिटी को बेहतर करना। और अगर गर्मी है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो उससे भी ज़्यादा पेशाब का जो रंग है ना वो बता देता है। अगर वो येलो हो रहा है या झाग बन रही है तो 10 लीटर पानी पिया तो वो कम है। सही। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि हमारी एक्सरसाइज। लोग कहते हैं हमारे पास तो क्लब जाने के पैसे नहीं हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं। तो भाई आप सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चल रहे हैं। अगर आप सीढ़ियाँ भी ऊपर नहीं चढ़ सकते, घुटने में दर्द है, तो आप एक जगह पे बैठ के भी एक्सरसाइज हो सकती है। ग़िज़ा पे कंट्रोल किया जा सकता है, 1 मील अ डे पे जा सकते हैं, 50 तरीके कार हैं। फिर आ जाता है आपके पास एक्सरसाइज, यानी कि 45 मिनट्स टू 1 आवर होना बहुत ज़्यादा जरूरी। फिर नींद आ गई।
हम लोग पाकिस्तान में खासतौर पे कराची में सोने कब जाते हैं, जब बिल्कुल ही बेहोश हो रहे होते हैं। बिल्कुल। टीवी देखेंगे, मोबाइल पे जागते लगे टाइम पे रहेंगे, सो रहे होते हैं, सोते टाइम पे बिल्कुल जाग रहे होते बिल्कुल हैं। जब या कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल बॉडी में निडाल हो जवाब जाते दे। हैं। तो अब भाई बॉडी सोने का क्या होता है, जब बंदा सोता है तो अपना रिपेयर मेंटेनेंस बॉडी करती है और वो अपना सारा सिस्टम उसका होता है। अगर आप सही तरह से सोएंगे 7 घंटे, उस वक्त रात में चाय नहीं पीनी चाहिए, कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, इसमें कैफ़ीन होती है, वो आपकी नींद को ख़राब करेगी। ज़्यादा पानी पिएंगे तो रात में उठना पड़ेगा, नींद टूटेगी, और आप जाके सही टाइम पे सोएं। फिक्स टाइम पे सोना भी है, ये भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 4 बजे सो रहे हैं, उससे बॉडी की क्लॉक ख़राब हो जाती है। कराची वालों का तो आपको पता ही है कि कराची वो वाले- अपने अभी आप हाल बिल्कुल ही देखें ना बिल्कुल कराची बिगड़ा वालों हुआ का। हाल। तो अगर आप जाके 7 घंटे की नींद सोएंगे, बॉडी रिपेयर मेंटेनेंस करेगी, आपका वज़न को कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लिमिट के अंदर। और इसके बाद जो है एक और ग़िज़ा पे आ जाते हैं। ग़िज़ा के अंदर रोटी और चावल जो है ना, वो शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। अच्छा। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आपको, देखिए हमारे पास सबके पास अब स्मार्टफोन्स आ गए। आपने मिडिल क्लास की बात करी, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। तो आप अपनी हेल्थ के बारे में तो कभी कोई डाइट के information बारे ले में ना। ज़रूरी है। अब मैं सिंपल बता दूं, हमारी ना बॉडी को जिस तरह से बिल्डिंग बनाने के लिए जो है वो सरिया भी चाहिए, रेत भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा होता है। उसी तरह बॉडी को भी बहुत सारे प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, उसको जो है वो अपना कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, उसको अमाइनो एसिड्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। तो आप समझेंगे कि दिन में आसान तरीका ये बता दूं कि 5 किस्म के रंग अगर खा लेंगे ना ग़िज़ा में, तो न्यूट्रिशन बेहतर हो सकती है। एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि प्लीज़, अगर स्ट्रेस ज़्यादा है, हमारे पास डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि तशख़ीस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बीमार होने से पहले अपनी बॉडी का चेकअप कराएं और देख लें कि कोई प्रॉब्लम है, शुरू में ही उसको रोक दें कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन और दूसरे मसाइल में ना जाना पड़े। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि प्लीज़ 2-3 फील्ड्स के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। नंबर 1, अगर आपको बहुत सर ज़्यादा हम स्ट्रेस जो है वो अपने इसको इस तरीके से है कि ये आपकी बात रह भी गई है और आपने मुझसे जो है एक बिल्कुल ऑन एयर प्रॉमिस करना है कि आपने मेरी पॉडकास्ट में वापस आना है। हाँ, इंशाल्लाह। हम इसको जो है वहाँ पे अपने उन बातों को, उन जो चीज़ें हमारे दरमियान रह गई है, क्योंकि एक थोड़ा सा एक महदूद टाइम होता है और हम अपना एक हंसी मजाक का जो एक सेगमेंट होता है वो भी आपके साथ जो है वो नहीं रख सके, क्योंकि आपकी बातें इतनी ज़बरदस्त हैं कि वाकई मैं तो बस सुन ही रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो वापस हम रहमत देंगे और आपने आना ज़रूर है। और आप जो आज आए हैं, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला है। मुझे पता है आप कितने मसरूफ़ होते हैं और मैं कितने दिनों से ही लगा हुआ था कि आप जो है वो मेरी पॉडकास्ट का हिस्सा बन जाए। तो आपने इंशाल्लाह ताला आना वापस है, ठीक है ना, ये वादा है आपका, ठीक है। और दूसरा ये कि हम इंशाल्लाह ताला पर उसके ऊपर बैठेंगे, सारी बातें आप उसको लेके जाएंगे। तो मैं सर बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच कि आप मेरी पॉडकास्ट में आए और इतनी अच्छी ज़बरदस्त बातें करी। यकीन करें कि मैं खुद बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेट हो गया सर। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और हम जो है बात करते हुए जाएंगे इस इख्तिताम पे कि आपने जो है हमारी इस पॉडकास्ट को जो है देख रहे हैं, जो मेट्रो 1 न्यूज़ के अपने चैनल के ऊपर चलती है, उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी होती है, मेरे HKM हम कराची मीडिया के जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी होती है। तो उसको आप देखते हैं, उसको जो है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। और ख़ास तौर पे आज तो मैं समझता हूँ फरहान साहब के लिए बहुत सारे कमेंट्स भी आएंगे और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो भी आमदनी होती है HKM हम कराची मीडिया की, वो सारी की सारी कार्य खैर में जाती है। और ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि लोग में पॉजिटिविटी भी जाए और हमारे जो काम है उसमें आसानियाँ भी बने। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पॉडकास्ट में अपने एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।